नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। सबसे पहले देहरादून से आपको बता दें, जहां देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और एक मिस्ड कॉल के जरिए सीएम पार्टी से जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ महेंद्र भट्ट का धन्यवाद करते हुए कहा, देश के अंदर बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सदस्य बने हैं और उत्तराखंड में पहले सदस्य के रूप में प्रदेश अध्यक्ष की ओर से मुझे सदस्यता ग्रहण कराई गई है। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करता हूं कि कल देश के अंदर सदस्यता अभियान का प्रारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले सदस्य बने हैं और उत्तराखंड में मुझे आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान की है और ये सदस्यता का अभियान हमारा आज से प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो गया है। कल से जिलों में भी प्रारंभ होगा, पूरे प्रदेश के अंदर चलेगा और इसके साथ साथ हमारा संगठन पर्व भी चलेगा। हमारे संगठन का विस्तार होगा और जहां तक भी अभी हम नहीं पहुंचे हैं उन सभी लोगों तक हम पहुंचेंगे। गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचने की हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपना योगदान देंगे और उत्तराखंड जो देश का नए सदस्य बनाने का 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है उसमें अपनी बड़ी भागीदारी है। देखिए, आज से देवभूमि के अंदर पार्टी की संस्था का श्री गणेश का हो गया है। हमारे पहले सदस्य इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने राज्य के विकास के साथ साथ इसके देवभूमि को बनाए रखने में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो हमारे सदस्य बने हैं। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड का एक एक नागरिक जो मतदाता है, हमारा प्रयास है उस व्यक्ति तक हम पहुंचे और उसे पार्टी का सदस्य बनाए। जिन क्षेत्रों में कमजोर है वहाँ संस्था के अभियान के को बढ़ाया जाएगा। हमारे सारे सांसद, विधायक, दायित्वधारी मंत्रीगणों के कार्यक्रम हमने कल से लगा दिए। मैं भी उत्तराखंड के जो हमारे 19 के शरणार्थ जिले हैं, सभी शरणार्थ जिलों में जाकर और बूथ पर मैं भी जाकर सदस्य बनाऊंगा। इस प्रकार की श्रृंखला रहेगी। बूथ का हर परिवार तक हमारा जाना हो, उसके लिए लिटरेचर भी हमारा छप चुका है। तो वहीं उत्तराखंड में आज बीजेपी संगठन महापर्व का आगाज होने जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री धामी के साथ अन्य सांसदों और विधायकों को सदस्यता दिलाई जाएगी। इस संगठन महापर्व पर प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मुख्यमंत्री को सदस्यता दिलाएंगे। वहीं इसके बाद सांसदों और विधायकों को भी बीजेपी संगठन में सदस्यता दिलाई जाएगी। आपको बता दें कि ये साल भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जन्म वर्ष है। इसके चलते प्रत्येक सप्ताह रविवार को अटल सदस्यता पर्व मनाया जाएगा। वहीं प्राथमिक सदस्यता अभियान के बाद 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दरअसल हरक सिंह रावत से ईडी ने करीब 12 घंटे से ज्यादा लंबी पूछताछ की है। तो वहीं पूछताछ के बाद हरक सिंह रावत ने कहा कि उनके ऊपर लगे सारे आरोप झूठे हैं। पाखरो टाइगर सफारी में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर जांच एजेंसी इसे साबित करने में सफल रही तो वो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मुझे जब ईडी ने 7 फरवरी को हमारे घर पे छापा डाला था तो मुझे 29 तारीख को बुलाया था। मैंने 2 महीने का समय लिया था। तो ईडी ने 4 मार्च को फिर बुलाया था। उसके बाद फिर 1 अप्रैल को बुलाया था, लेकिन फिर उन्होंने अपरिहार्य कारणों से रिजेक्ट कर दिया था कि भाई हम अभी नहीं बुला सकते आपको। और जैसी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, पार्लियामेंट के कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, तो तब से ईडी हमें नहीं बुला रही थी। अभी जिस तरह हमने ईडी के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन किए, जिस दिन ईडी का 22 तारीख को घेराव का कार्यक्रम था,
उस पर जिस तरह मेरे द्वारा बढ़ चढ़ के ईडी का घेराव किया गया, वहां ईडी के मुख्यालय के बाहर धरने पर भाषण दिया गया, कहीं न कहीं केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है। जिस तरह ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। हरक सिंह रावत को ईडी की तरफ से नोटिस आने पर कांग्रेस पार्टी की ओर से नाराजगी जताई जा रही है। इस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि जब हरक सिंह रावत बीजेपी की सरकार में मंत्री थे तो ईडी को उनके भ्रष्टाचार की याद नहीं आई, लेकिन जब से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा तब से ईडी और सीबीआई को उनमें भ्रष्टाचारी नजर आने लगा है। वहीं इस बयान पर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर ईडी और सीबीआई बीजेपी के विभाग हैं तो हर मामले में विपक्ष सीबीआई की जांच की मांग क्यों करता है? फिर हरक सिंह रावत जी को ईडी का नोटिस पहली बार नहीं मिला है, वो कई बार जो है ईडी का सामना कर चुके हैं। जो भी जवाब उनसे मांगा जा रहा है वो उन सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, ईडी के सामने उपस्थित भी हो रहे हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में वो कैबिनेट मंत्री के पद पर सुशोभित थे, उसी समय के ये मामले हैं। उस समय तो ईडी को उनके भ्रष्टाचार की याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दिया और कांग्रेस का दामन थामा तो ईडी को और सीबीआई में उनको भ्रष्टाचारी नजर आने लगा। रात दिन जो है वो कानून का सामना कर रहे हैं, जो भी सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उनका प्रॉपर जवाब दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर हरक सिंह रावत जी एक लोकप्रिय नेता है और वो कानून का सम्मान भी करना जानते हैं और जांच एजेंसी जो भी उनसे सवाल पूछेगी उसका वो जवाब देंगे। निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और मुझे लगता है कि वो कानून से भागने वाले नहीं है। चाहे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, ये कोई भाजपा के डिपार्टमेंट तो है नहीं। हाँ, सरकार भाजपा के सरकार के डिपार्टमेंट है, अपना स्वतंत्र काम करते हैं, ऑटोनोमस बॉडीज अपना काम करते हैं, इस पर किसी सरकार का कोई दखल नहीं चलता है। अगर वो ये कहते हैं कि ये जो संस्थाएं हैं ये सरकार के अधीन चलती हैं, फिर हर बात में सीबीआई की मांग क्यों करते हैं? उनसे पूछिए, फिर क्यों कहते हैं ईडी में जांच होनी चाहिए? अगर सीबीआई ईडी पर उनका विश्वास नहीं है तो हर बार उनका एक ये विषय क्यों सामने आता है कि साहब अभी जो वसीम वाला मामला है उसमें कहते जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। अरे अगर तुम कह रहे हो सरकार चला रहे तो फिर क्यों मांग कर रहे हो? एक तरफ तुमको सीबीआई की मांग चाहिए और दूसरी तरफ सीबीआई ईडी कार्रवाई कर रही हो, तब तुम ये कहो कि सरकार करवा रही है। ये दोहरी बात नहीं चलेगी ना, आपको एक लाइन पकड़नी पड़ेगी। तो मेरा जहां तक कहना है, जो हरक सिंह रावत जी का जिस प्रकार का विषय सामने आया है ये कोई सरकार का विषय नहीं है, ये तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का सीबीआई का अपना विषय है। तो वहीं हरक सिंह रावत को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ईडी एक जांच एजेंसी है। मैं हरक सिंह रावत का धन्यवाद करता हूं कि वो ईडी की पूछताछ में कॉर्पोरेट कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। ईडी एक जांच एजेंसी है और मैं हरक सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ। ईडी को पूरी तरह कॉपरेट कर रहे हैं और जो तथ्य उनका वो रखने चाहिए उन्होंने रखे भी होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उनके द्वारा स्वयं ही एक एजेंसी जांच की मांग की गई थी। उनकी मांग के आधार पर ही एजेंसी जांच कर रही है और पूरा उत्तराखंड राज्य ये चाहता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो और एजेंसी के काम में किसी प्रकार राजनीतिक विषय आने नहीं चाहिए। हरक सिंह जी से इतनी अपेक्षा है कि तथ्यात्मक विषय वहां तक दें, उस पर जो भी निंदा हो सब राज्य देखेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने पत्र भेजकर मुख्यमंत्री से 3 दिन के लिए जम्मू कश्मीर में प्रचार करने का अनुरोध किया है। उनकी पहचान पिछले 3 सालों में सख्त कानून बनाने वाले सीएम के रूप में बनी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी की इसी सख्ती और कुशल प्रशासक वाली छवि भुनाने के लिए बीजेपी ने अब उन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी सौंपी है। नगर निकाय चुनाव में लगातार हो रही देरी को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और इस कड़ी में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का भी बयान आया है। उन्होंने निकाय चुनाव न होने के लिए सरकार पर निशाना साधा है।
तो वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल ने साफ कहा है कि प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव होंगे। ये सरकार हर तरफ विफल है, चुनाव नहीं करा पा रही है, ये भी असफलता है सरकार। पंचायत चुनाव भी मुझे लगता है समय पर नहीं करा पाएगी, क्योंकि सरकार पे पास जो है कि कोई भी ऐसा रोड मैप नहीं है जिससे कि स्टेट को हम कैसे आगे ले जाएं, हम स्टेट के कार्यक्रमों को समय पर कैसे कराएं, कहीं भी गंभीर नहीं दिखती। अब आप समझिए, जहां हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा हो पंचायत चुनाव के लिए, नगर निगम के चुनाव के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की स्थिति क्या है। और सरकार वहां भी बस्ती छुपती, अलग अलग जवाब देती हुई नजर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान को कैसे तार तार किया जा रहा है, कानून व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को खत्म कर कैसे किया जा रहा है। नगर निकाय के चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच रहती है और कोई भी चुनाव हो हमेशा लड़ती रहती है। हम तैयार हैं। ये कहना विपक्ष का कि हम चुनाव नहीं कराना चाहते, हम चुनाव करा रहे हैं। चुनाव होगा हर नगर निगम में, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस महानिदेशक, आयुक्तों समेत पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के सख्त निर्देश दिए। प्रदेश में ज्वेलरी दुकानों पर डकैती सहित अन्य अपराधों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएम ने अपराधों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण के लिए अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाने के भी निर्देश दिए हैं। तो वहीं मॉनसून के बाद से उत्तराखंड की पावन चारधाम यात्रा लगातार प्रभावित हो रही है, जिसके चलते हाल ही में केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग लैंडस्लाइड के चलते बंद हुआ था, जिसे अब खोल दिया गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग ने केदारनाथ के लिए पैदल मार्ग के लिए नए काम को सैंक्शन भी किया है। केदारनाथ में देखिए 8 काम नए सैंक्शन किए हमने। केदारनाथ धाम जो पैदल रास्ता है, और अभी मैंने जो समीक्षा की उसमें जो संबंधित सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं उनसे भी बात हुई है, तो रास्ता चालू कर दिया गया है। सारा माल, हमारा जो मटेरियल है, जो भी जाता है रोड पे काम करने के लिए, वो सब जा रहा है। कल से खच्चर भी जा रहे हैं। और नीचे जो सोनप्रयाग के पास एक बड़ा वॉशआउट हुआ था, उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट ही बना लिया गया। उस पर 2 पुल बनाए गए हैं। नीचे नदी में उतर के पहले एक बार क्रॉस करके उधर जाते हैं, फिर उधर जाके फिर वापस इधर आते हैं क्रॉस करके, उसको ही बना लिया गया और खच्चर हमारे जाने लग गए हैं। तो पूरा रास्ता जो पैदल रास्ता है नीचे से केदारनाथ धाम तक का, उसको भी सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। और उस पर पूरा मटेरियल और जो भी सामान है, तेल है, गैस है, बाकी चीजें जो भी है, लेबर है, वो सब जा रही है सुचारू रूप से। तो वहीं हल्द्वानी में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर डीएम नैनीताल के निर्देशों के क्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बालिकाओं द्वारा असुरक्षित स्थानों के चिन्हीकरण विषय में कार्यशाला अलग अलग स्कूल और कॉलेज में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में जिले के कई विभागों के, जिसमें बाल विकास और महिला सशक्तिकरण, पुलिस टीम की ओर से छात्राओं को गौरा शक्ति ऐप और कई कानूनी जानकारियां साझा की गई हैं। काफ़ी समय से फील हो रहा है कि हल्द्वानी में डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है, क्राइम भी बढ़ रहा है, संवेदनशीलता हल्द्वानी के नगरीय क्षेत्र की बढ़ी हुई है। तो एक जनपद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से योजना चलती है, उसका भी एक टास्क फोर्स भी बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ज़्यादातर अवेयरनेस प्रोग्राम्स वो लोग करते हैं। तो इस बार हमने उनकी जो बैठक थी समीक्षा, उसमें निर्देश दिए गए हैं कि 4-5 विभाग एक टीम बनाएं अपनी, और डिग्री कॉलेजेस में, इंटर कॉलेजेस में जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो आना जाना करती हैं सार्वजनिक स्थानों पर, उनसे फीडबैक लिया जाए। हर डिग्री कॉलेज में, हर इंटर कॉलेज में ये टीम विजिट करेगी और उनके फीडबैक से के आधार पर शहर के जो ऐसे स्थान हैं जहां जाने में लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं किसी प्रकार से, चाहे वो अंधेरे के कारण हो, चाहे वहां कोई अराजक तत्व बैठते हैं, कोई पार्क इत्यादि है या कोई इस तरह की चीज़ है, उसके कारण हो, उसमें ऐसे स्थानों की सूची बनाएंगे, उसको सूचीबद्ध करेंगे और वो जो लिस्ट है वो पुलिस को भी दी जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम को भी दी जाएगी। इसके माध्यम से इनके लिए 1 महीने का समय भी तय किया है। 1 महीने में सारे डिग्री कॉलेजेस और प्राइवेट या जो सरकारी हैं सबका विजिट होगा, ये लिस्ट बनेगी, उसके बाद इसका भौतिक सत्यापन होगा।
एक जिला स्तरीय कमेटी बनाई है जिसका उद्देश्य है कि बच्चियों के बीच में हम जाएं। विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियां हैं और हर प्रकार से हम ये उनका उद्देश्य ये जानने की कोशिश करना है कि ऐसे हल्द्वानी में कौन से स्थान है जहां पर बच्चियों को जाने में भय का वातावरण उनको महसूस होता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों हल्द्वानी में कुछ घटना घटित हुई है, जैसे एक नहर कवरिंग वाली रोड पर आप लोगों के संज्ञान में है कि घटना घटित हुई है। बच्चियों ने वीडियो वायरल किया था जिसके बाद उसमें अरेस्टिंग भी हुई थी। तो जगह जगह घटनाएं हो रही हैं, कहीं स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण या अंधेरे के कारण कोई घटना हुई हो, तो बच्चियों की सुरक्षा को लेकर मैम चिंतित है। उसके क्रम में ये कमेटी मैम ने बनाई है। आज हम लोग ने यहाँ डिग्री कॉलेज में बच्चियों से जब बात करी तो हमें हल्द्वानी के काफ़ी स्थान एक दिन में ही चिन्हित होकर मिल चुके हैं, जिसमें बच्चियों ने बताया है कि किस प्रकार उनको इस रोड पर चलने में ऐसा महसूस हुआ, भय का वातावरण लगा और उन्हें क्या क्या समस्या आई या अंधेरे में किसी ने उनको कब कमेंट किया या कुछ भी किया। तो भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ये घटना उनके साथ ना हो, इसके लिए मैम का निर्देश है। उन स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है। कमेटी अपनी रिपोर्ट मैम को देगी। साथ ही इसमें हमारे कुछ सुझाव भी हैं। हमारे 18 स्थान आइडेंटिफाई हुए हैं और ये आज शुरुआत थी। डीएम मैडम के निर्देश से एक सुरक्षित माहौल हल्द्वानी में करने के लिए और कुछ गलत घटनाएं न हो और बालिकाएं हमारी सुरक्षित रहें, इसकी एक मुहिम छोड़ी गई है, स्टार्ट की गई है और महिला डिग्री कॉलेज से इसकी स्टार्टिंग की गई और हल्द्वानी के समस्त विद्यालयों में करने का 1 महीने के अंदर करने के निर्देश मैडम के हैं। आज जैसे हमारे 18 स्थान चिन्हित हुए हैं और भी एक जगह अभी आज दूसरी कार्यशाला एक जगह और दूसरे विद्यालय में हो रही है कुसुमखेड़ा में, वहाँ भी चिन्हित हो रही होगी और प्रतिदिन 4 टीमें बनाई गई हैं। तो हम 1 महीने में सारे विद्यालय कवर करेंगे। उसके इनमें जो स्थान चिन्हित होंगे हम ये पुलिस विभाग के संग और अन्य विभागों के संग, जैसे लाइट की समस्या होगी तो संबंधित नगर पालिका के संग और वहाँ हम इसको शेयर करेंगे ये लिस्ट, ताकि जो असुविधाएं बालिकाओं के लिए हैं उनको दूर किया जा सके। पहले तो ये कार्यशाला जो थी ये लड़कियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर थी और मैं कहती हूँ कि कार्यशाला होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, हर कॉलेज हर स्कूल्स में होनी चाहिए, ताकि लड़कियाँ को ये पता चले कि कौन सी जगह सेफ है कौन सी जगह अनसेफ है। और ठीक ये होना चाहिए। और मैं दूसरा कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो होती है वो भी स्कूल और कॉलेजेस में कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन तो होनी चाहिए। 1 घंटा उसको भी देना चाहिए। आप योगा को देते हो, आप जो और एक्टिविटीज़ होती है उनको देते हो, 1 घंटा सेल्फ डिफेंस का भी होना चाहिए। आज की जो कार्यशाला थी वो जिला अधिकारी द्वारा कराई गई, उनके निर्देशों के अंतर्गत ये कार्यक्रम हुआ और इसमें विभिन्न विभाग के बहुत सारे पदाधिकारी आए थे। और आज की इस कार्यशाला का मुख्य जो उद्देश्य था वो था लड़कियों को जागरूक करना, लड़कियों की सेफ्टी को लेके आगे बढ़ना, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे समाज में आज परिस्थितियाँ हो रही है तो उसको लेके हल्द्वानी के हमारे जिला के अधिकारियों द्वारा ये प्रयास किया गया है कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना है। इस अभियान में, इस कार्यशाला में आज सभी छात्राओं बहनों से पूछा गया कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वो अनसेफ फील करती है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लड़कों से वो असुरक्षित फील करती है। तो वहीं खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने आपदा राहत काशी से वंचित परिवारों को लेकर तहसील परिसर में सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही से अपात्रों को राहत राशि का चेक बांटा गया है, जबकि तमाम पात्र परिवार वंचित ही रह गए। लोगों का बहुत नुकसान हुआ, घरों में पानी भर गया, कहीं पे 6 फीट, कहीं पे 8 फीट, कहीं 10-12 फीट पानी भी भरा और उसमें सरकार द्वारा 10 करोड़ पहले 10 करोड़ फिर और धनराशि जो है स्वीकृत की गई और हर परिवार को जिसका नुकसान हुआ उसको 5,000 रुपये देने की बात है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि ये 2-4-5 गाँव के लोग हैं जो खुद आए हैं, इसमें हमने किसी को नहीं किया कि ये चक्कर मारते मारते इनकी 5,000 से ज़्यादा खर्च हो गए, लेकिन इन लोगों को अभी तक सहायता राशि नहीं मिली। मैंने अपने माध्यम से भी उप जिलाधिकारी को भी, तहसीलदार को भी, जहाँ क्षेत्रीय पटवारी उनको भी, जो लोग आते हैं जो पात्र हैं उनकी लिस्टें भेजते हैं, लेकिन कभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर सरकार का पैसा नुकसान जिन लोगों का हुआ उनके लिए आया है तो पात्र लोगों को मिलना चाहिए। आप देख रहे हो कितनी संख्या में लोग यहाँ हैं, कुछ अभी बाहर खड़े हैं, कुछ रास्ते में हैं। ये सब गरीब लोग हैं जिनके यहाँ नुकसान हुआ है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भगवान श्री कृष्ण की डोली यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। आसपास के सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने शिरकत कर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया। ये यात्रा मसूरी सनातन धर्म मंदिर से गांधी चौक तक निकाली गई।
माना जाता है कि साल भर में एक बार भगवान श्री कृष्ण नगर भ्रमण पर निकलते हैं और जो लोग मंदिर आने में असमर्थ रहते हैं वो इस दिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही पुरानी परंपरा है। पूरा शहर इसका इंतजार करता है। गाँव से काफी लोग यहाँ पर आते हैं। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, लोगों की श्रद्धा है और पूरा का पूरा शहर जो है कृष्ण में हो जाता है। जो ये डोली जो है जन्माष्टमी के बाद वाले रविवार को निरंतर रूप से निकाली की जा रही है। पूजा अर्चना, सुबह हवन, ठाकुर जी का अभिषेक, 56 भोग होते हैं और उसके बाद ये डोली जो है सनातन धर्म मंदिर से मलिंगार होते हुए लाइब्रेरी तक जाती है। जौनपुर और आसपास के गांव के सभी लोग दर्शन करने आते हैं और ऐसी मान्यता है कि जो भक्त, क्योंकि श्री कृष्ण को भक्त वत्सल कहा है, जो भक्त श्री कृष्ण के दर्शन करने मंदिर नहीं आ पाते, वर्ष में एक दिन श्री कृष्ण भक्त वत्सल श्री कृष्ण को दर्शन देने मंदिर से बाहर पूरे शहर में भ्रमण के लिए आते हैं। यहाँ पर चली आ रही है और जिस समय भगवान कृष्ण की जो ये भूमि है उत्तराखंड, ये गौ भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है और उसी समय से ये परंपरा है। इस मंदिर से लगातार भगवान कृष्ण की डोली निकलती आ रही है। पूरे वर्ष पहाड़ के लोग और मसूरी की जनता इसका इंतजार करते हैं। हरिद्वार में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मरीज इन दिनों जोंक थेरेपी के जरिए इलाज करा रहे हैं। ये थेरेपी एलोपैथी और दूसरे ट्रेडिशन मेडिकल ट्रीटमेंट से बिल्कुल अलग है। आयुर्वेद डॉक्टरों के मुताबिक जोंक थेरेपी में अलग अलग बीमारी के इलाज के लिए एक खास तरह की जोंक का इस्तेमाल किया जाता है। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हरिद्वार में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मरीज इन दिनों जोंक थेरेपी के जरिए खूब इलाज करा रहे हैं। ये थेरेपी एलोपैथी और दूसरे ट्रेडिशनल मेडिकल ट्रीटमेंट से बिल्कुल अलग है। आयुर्वेद डॉक्टरों के मुताबिक जोंक थेरेपी में अलग अलग बीमारी के इलाज के लिए एक खास तरह की जोंक का इस्तेमाल किया जाता है। एक लीच आपको मिलती है 100 रुपीज, जो मेडिसिनल लीच होती है। इंडिया में केवल एक मेडिसिनल लीच है, उसको हम यूज करते हैं। हर तरीके के लीच नहीं यूज कर सकते हैं। फिर उसके प्रोटोकॉल है कि आपको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी लीच ले और उसको यूज कर ले। उसके प्रोटोकॉल हमने बना रखे हैं और उसके तहत हम यूज करते हैं। माना जाता है कि जोंक थेरेपी शरीर से खराब खून को बाहर निकालकर बैरिकाज नसों, स्किन प्रॉब्लम, गंजापन और यहाँ तक कि हार्ट रिलेटेड बीमारी में राहत देती है। 50% लाभ मिल रहा है। हाँ, मिल चुका है, मतलब 50% बचा हुआ है। खून जो मेरे जमा हुआ है और वो इसे निकाल रहे हैं। इसे निकल जाता है, गंदा जो होता है ब्लड, वो से निकल रहा है। काफी बेटर है ना, उससे हम लोगों ने खाई है तो कुछ आराम नहीं लगा। इससे काफी जल्दी इफेक्ट हुआ है, बहुत आराम है। पहले ब्लड का जो सर्कुलेशन था वो बहुत लो था, मतलब नहीं हो पाता था, पेन हो जाता था, खड़े होने से भी स्वेलिंग आ जाती थी बहुत ज्यादा। ऐसी अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक आयुर्वेद विश्वविद्यालय में हर साल करीब 600 मरीज जोंक थेरेपी करवाते हैं।